हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सतीश चंद्र के जो चैप्टर है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। इसका हम पार्ट 1 वीडियो आज डिस्कशन करेंगे। मुझे लगा था कि हमेशा मेरी एस्टिमेशन जो है, प्रेडिक्शन है, वो गलत हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूंगी एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में। लेकिन क्या होता है ना, 1 मिनट। लेकिन क्या होता है, जब मैं पीपीटी बनाने लगती हूँ ना, तो ये थोड़ा थोड़ा लेंदी हो जाता है, और डिफरेंट सोर्सेज से जब इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ तो ये लेंदी होके 2 वीडियो पार्ट में बन जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। इसका जो टॉपिक है इसमें पर्टिकुलरली है ईस्टर्न इंडिया में बंगाल, असम और उड़ीसा में किस तरह की स्ट्रगल चल रही थी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वेस्टर्न इंडिया में तभी गुजरात, मालवा और मेवाड़, ये जो टाइम पीरियड है ये है 1400 से लेकर 1525 तक। इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में किस तरह की कंडीशन चल रही थी, क्या स्ट्रगल चल रहा था, कौन से एरिया में कौन सी रूलर्स के बीच, किंगडम्स के बीच, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे शायद डिनास्टी उस टाइम पे कैसी कैसी ये जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत के बाद क्या हुआ कि शायद डिनास्टी भी उसमें आई थी। तो उसके बाद आया था सरकी डिनास्टी, तभी बहुत ही पावरफुल हो गया था कुछ वक्त के लिए। उसके बाद लोधी डिनास्टी आया था दिल्ली सल्तनत में, और लोधी डिनास्टी सबसे लास्ट डिनास्टी था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य जो है इसका स्थापना होना शुरू हो गया था। इसके बारे में हम मुग़ल जब पढ़ेंगे तब डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन लोधी डिनास्टी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ दिल्ली सल्तनत का एंड होगा। और उसके बाद कश्मीर के रीजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तभी कश्मीर किस तरह की हालत में था नॉर्थ इंडिया में, और वहाँ पे किस तरह की रूल्स रेगुलेशंस चल रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। लेकिन ये जो पार्ट 1 वीडियो है इसमें हम इस दोनों टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। बाकी ये जो सैद डिनेस्टी, सार्की, लोधी एंड कश्मीर, इसको एक पार्ट 2 वीडियो में, अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं डालूंगी, क्योंकि ये इतने सारे बनाते बनाते बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो ले में हो सकता है इस तरह, ऐसे तो हो रहा है क्या कि मेरी हर एक वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ जब मैं दे रही हूँ कंटेंट, तो डेफिनेटली आपको लेंदी होना ही होना है। तो उसके उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर वीडियो में कुछ गलतियाँ हो रहा है, या फिर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, कंटेंट अच्छी नहीं लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि मैम आपकी कंटेंट अच्छी नहीं है, या फिर आपकी वीडियो अच्छी लग नहीं रही है। तो शायद मैं उसको डेवलप करने के लिए कुछ कोशिश करूं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इतना ही मेरी जो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते। तो हम देखेंगे कि तब जो सिचुएशन था, किस तरह की सिचुएशन था कि नंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड ऑटोनोमस रूलर्स डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस ड्यू टू ग्रोइंग वीकनेस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, अटैक ऑफ तैमूर ऑन दिल्ली इन 1398 एंड फ्लाइट ऑफ तुगलक किंग फ्रॉम हिज कैपिटल। तो क्या हुआ, बहुत सारे तभी जो सिचुएशन था, क्या हो रहा था कि दिल्ली सुल्तानत धीरे धीरे वीक हो रहा था। जब तुगलक डिनास्टी जो है, तो तुगलक डिनास्टी के ऊपर जब तैमूर ने तभी अटैक किया दिल्ली के ऊपर 1398 में, तभी जो तुगलक किंग थे वो कैपिटल से भागकर चले गए कहीं पे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत वीक हो गई। तो उसका जो दिल्ली सुल्तानत वीक होने के बाद उसका एडवांटेजेस बहुत सारा प्रोविंस उठाने लगी। उसके साइड वाला जितने सारे प्रोविंसेस थे जो कि दिल्ली गवर्नर के अंडर में थे, वो सब धीरे धीरे इंडिपेंडेंस होने के लिए चाहे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी कर दिए अपने आप को। तभी क्या हुआ था, बंगाल में हुआ, बंगाल ईस्ट में था, वो सिंध एंड मुल्तान जो कि वेस्ट में थे, और ये सब प्रोविंस क्या हुआ, दिल्ली से ब्रोक हो गए, मतलब दिल्ली से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषणा कर लिया। गवर्नर सब गुजरात, मालवा, जौनपुर, ये सारे एरिया भी जो कि जौनपुर है ईस्टर्न यूपी में, ये भी अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद क्या होता है, राजपूतना स्टेट बहुत सारे होते थे जो कि धीरे धीरे इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज्ड बिटवीन द स्टेट बिलोंगिंग टू various regions
किस तरह की पावर डिफरेंट रीजन में क्रिएट होगी। वेस्ट में गुजरात, मालवा, मेवाड़ ये सारे एक पावरफुल स्टेट्स बनकर उभर कर आए। चेक द ग्रोथ एंड ईच अदर्स पावर। तो क्या हो रहा था, गुजरात पावरफुल हो रही थी, मालवा भी पावरफुल हो रही थी और मेवाड़ भी पावरफुल हो रही थी। वो एक दूसरे के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट भी होती रहती थी एरिया को एक्सटेंशन को लेकर, कि कोई वो गुजरात के जो रूलर थे वो चाहते थे मेवाड़ को कैप्चर करना, और मेवाड़ के जो थे वो चाहते थे मालवा को कैप्चर करना। तो इसी वजह से ये तीनों का स्टेट में डिफरेंट टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। तो ईस्टर्न में क्या हो रहा था, बंगाल वाज चेक्ड बाय गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा एंड जौनपुर। तो जो बंगाल को और चेक कर रहे थे हमारे जो ओडिशा के रूलर थे, गजपति रूलर तब थे वो, और जौनपुर में, यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में जौनपुर था, ये सारे एरिया बंगाल के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इस तरह की कुछ कंडीशन बन रही थी। इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी क्या हुआ, लोधी डिनास्टी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो शायद डिनास्टी के बाद हम पढ़ेंगे आगे जाकर, लोधी डिनास्टी तभी शुरू हो रहा था दिल्ली में। एंड ऑफ 15th सेंचुरी, कैप्चर ऑफ जौनपुर बाय लोधीस। ठीक है जी, 15th सेंचुरी के ख़त्म होने तक लोधीस जो थे वो जौनपुर को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, जौनपुर एरिया में पर्टिकुलरली सर्किस डिनास्टी जो वो रूल कर रहे थे, और लोधीस और सर्किस के बीच कन्फ्लिक्ट हमेशा बनती रहती थी। सर्किस एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे वहाँ पे, पावरफुल किंगडम था, और उसको अख्तियार करना हमेशा चाहती थी लोधी, तो इसकी वजह से उनको कैप्चर कर लेती है। लोधीस बिगैन टू एक्सपैंड देयर पावर इन ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो लोधीस है, दिल्ली सल्तनत, लोधीस तो दिल्ली सल्तनत की किंगडम है ना, मतलब दिल्ली सल्तनत की लोधी डिनास्टी है। तो ये धीरे धीरे उनका जो प्रोविंस इंडिपेंडेंट हो गया था, ईस्टर्न राजस्थान, मालवा, जौनपुर, ये सब तो उनके अंडर में था ना। तो धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत वीक हो गई तो ये सब इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो धीरे धीरे ये अपने प्रोविंसेस को कैप्चर करने लगे। फिर राइवलरी हो गया गुजरात, मेवाड़, लोधीस में। द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेशन ऑफ मालवा वाज द कॉकपिट फॉर द स्ट्रगल फॉर द मास्टरी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो धीरे धीरे डिफरेंट एरिया में, मालवा, गुजरात, राजस्थान, मेवाड़, इधर ईस्टर्न में जो था बंगाल, उड़ीसा, जौनपुर, ये सब एरिया में पावर के लिए नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली स्ट्रगल चल रही थी। परहैप्स दिस रीजन prompted Rana Sanga to invite Barbar in the hope that the destruction of Lodhis would leave Mewar as the strongest power in the field. इसी बीच दौरान क्या हुआ था, जो राणा सांगा थे उन्होंने बारबर को इनवाइट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे किस तरह से बारबर को इनवाइट किया गया, ये थोड़ा जिस्ट है। जैसे कि हम पता है आपको, थेसिस लिखते हैं और उसमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये वो एब्स्ट्रैक्ट है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह की सिचुएशन तब क्रिएट हो रही थी। ठीक है, राणा सांगा थे और उन्होंने बारबर को इनवाइट करते हैं इस बीच कि वो लोधी डिनास्टी को यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर दिए एकदम से, और डिस्ट्रक्ट करने के बाद धीरे धीरे मेवाड़ जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो आगे चलते हैं। तो हम शुरू करेंगे ईस्टर्न इंडिया में बंगाल, असम एंड ओडिशा किस तरह की कंडीशंस बनी हुई थी, डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। बंगाल हैड फ्रीक्वेंटली बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली ड्यू टू इट्स डिस्टेंस। बंगाल जो कि था, ये देखिए हमारा इंडिया हो गया मैप, तो दिल्ली इधर इधर यहाँ पे है, तो बंगाल इधर है ईस्टर्न में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत होता है, और यहाँ से बैठकर यहाँ इसको कंट्रोल करना या फिर दिल्ली पे बैठकर साउथ को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, जिसके वजह से तुगलक डिनास्टी ने बहुत ही, मतलब तुगलक जो डिनास्टी थी वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस किया था जब डेक्कन को कंट्रोल करना पड़ा था या फिर ईस्ट को कंट्रोल करना पड़ रहा था। इसी वजह से वो ज़्यादातर उनको जो फिरोज शाह तुगलक थे वो ज़्यादातर दिल्ली के आसपास एरिया के ऊपर मतलब कंट्रोल कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे। ये सारे एरिया पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था इतना लॉन्ग डिस्टेंस होने के वजह से उनको तकलीफ होगी हर एक चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, इसी वजह से बंगाल बहुत देर तक, लगभग 200 साल तक वो इंडिपेंडेंट ही रहा। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्यों रहा, उसके वजह तो ये कि डिस्टेंस दिल्ली से काफ़ी डिस्टेंस है बंगाल, और क्लाइमेट, इसकी क्लाइमेट भी बहुत अनसर्टन है, कभी बहुत ठंडी लगती है, बहुत बारिश हो जाती है, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है। मच ऑफ इट्स कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन वाटरवेज
विथ विच तुर्किश रूलर्स वेर अनफैमिलियर। जो तुर्किश रूलर थे, दिल्ली सल्तनत की जो किंग्स थे, रूलर्स थे, वो सब तो तुर्किश ओरिजिन ही थे ना, तो वो सब जो बंगाल के साथ कम्युनिकेशन होती थी, इसकी मैक्सिमम कम्युनिकेशन वाटरवेज में होती थी। यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो होती थी, फिर डिफरेंट टाइप की उसकी ट्राइब्यूटरीज होती थी। तो बंगाल के साथ डायरेक्ट रोड कनेक्शन से ज़्यादा वाटरवेज की कनेक्शन ज़्यादा अहमियत रखती थी। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, तुर्कीज जो थे वो वाटर में कम्युनिकेशन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फैमिलियर नहीं थे, जिसके वजह से उनको तकलीफ हो रही थी। आफ्टर मोहम्मद तुगलक क्या हुआ, ए नोबेल, उनका नाम था इयाज खान, ठीक है, उन्होंने कैप्चर कर लिया लखनऊ को एंड सोनारगांव, जो एंड असेंडेड द थ्रोन अंडर द सुल्तान सामुसुद्दीन इयाज खान, ठीक है। उनका एक नोबेल था मोहम्मद तुगलक के, जिनका नाम था इयाज खान। उन्होंने बंगाल के जो आसपास एरिया है, लखनऊ, सोनागांव, ये सब एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे राज सिंहासन में बैठ गए अंडर द, और उनका जो टाइटल था, उनको टाइटल दे दिया गया सुल्तान शामसुद्दीन इयाज खान, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने डोमिनियन को एक्सटेंड करने लगे वेस्ट के तरफ, ठीक है। ये मान लो बंगाल है, बंगाल में ये दोनों एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया इयाज खान। तो धीरे धीरे रूलर होने के बाद वेस्ट, उनके वेस्ट में जितने सारे एरियाज थे उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने मतलब एक्सपेडिशन करने लगे। फ्रॉम तिरहुत टू चंपारण, ये एरिया तक, एंड गोरखपुर अप टू बनारस, बनारस तक उन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ, दिस फोर्स्ड फिरोज शाह तुगलक टू अंडरटेक कैंपेन अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे वेस्टर्न में दिल्ली में बैठे थे फिरोज शाह तुगलक, तो उनके आसपास जितने सारे एरिया थे वो फिरोज शाह तुगलक उस एरिया पे कंसंट्रेट कर रहे थे। तो जब देखा उन्होंने कि इयाज खान इधर घुसकर आ रहे हैं, तो इसी वजह से इयाज खान को कंट्रोल करना भी जरूरी था। तो इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने एक कैंपेन शुरू कर दिया इयाज खान के एग्नेस्ट में। तो फाइनली ट्रीटी, तो धीरे धीरे क्या, इयाज खान भी धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो गए थे और उनके जो आर्मी थे वो भी स्ट्रांग हो रहे थे। तो इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंट मिला। तो एक वक्त के बाद क्या हुआ, दोनों जो रूलर है उनके बीच एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी बन गई, जिसके कंक्लूजन ये था कि जो रिवर कोसी था बिहार में, उसको फिक्स किया जाएगा दोनों किंगडम की बाउंड्री के हिसाब से। मतलब ये जो दिल्ली में जो राज कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, उनका एक बाउंड्री और इयाज खान की बाउंड्री के बीच बिहार की जो रिवर कोसी था उसको एक बाउंड्री के हिसाब से दोनों मानने लगे। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, 1 मिनट। उसके बाद फ्रेंडली रिलेशन विथ दिल्ली एनाबल्ड इयाज टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर द किंगडम ऑफ कामरूप असम। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली बंगाल पे जो इयाज खान रूल कर रहे थे, तो वो वेस्टर्न के तरफ ना जाते हुए, फ्रेंडशिप तो उनकी हो गई फिरोज शाह तुगलक के साथ, तो उसकी वजह से वो वेस्टर्न से ज़्यादा अपने जो कंसंट्रेशन उठा के धीरे धीरे असम जो था उस तरफ बढ़ने लगे। और असम का पहला नाम था कामरूप, ठीक है, उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। फिरोज शाह तुगलक इन्वेटेड बंगाल सेकेंड टाइम व्हिच इयाज व्हेन इयाज डाइड। ओ सॉरी, इसका इसका इयास नहीं इलियास है, ILYAS, ठीक है। थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, जब मैं पीपीटी सॉरी जो PDF दूंगी तभी थोड़ा मैं ठीक कर लूँगी। तो फिरोज शाह तुगलक सेकेंड बार क्या हुआ, बंगाल को इन्वेड किया जब इलियास खान का डेथ हो गया और उनका जो सन थे सिकंदर, उन्होंने थ्रोन सक्सेड किया, ठीक है। तभी फिरोज शाह तुगलक ने डेयर किया कि बंगाल को सेकेंड टाइम इन्वेड किया जाए। सिकंदर फॉलोड द टैक्टिक्स ऑफ हिज फादर एंड रिट्रीटेड टू एकदाला। तो क्या हुआ, सिकंदर उन्होंने अपने जो पिता थे इलियास खान, उनको फॉलो कर रहे थे, तो उनकी टैक्टिक्स लगाकर उन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक की जो आर्मी थी उनको एकदाला तक रिट्रीट कर लिया, मतलब पीछे ढकेल दिया। फिरोज वंस अगेन फेल टू कैप्चर इट। तो दो बार, सेकेंड बार भी फिरोज शाह तुगलक अनसक्सेसफुल हो गए इस एरिया को कैप्चर करने के लिए। आफ्टर दिस क्या हुआ,
बंगाल वॉज लेफ्ट अलोन फॉर अबाउट 200 ईयर्स। उसके बाद कोई भी ऐसे रूलर नहीं थे जो कि बंगाल को अख्तियार कर सकते थे, अपने कैप्चर में ले सकते थे। तभी से लेकर 200 अगले 200 ईयर्स तक बंगाल इंडिपेंडेंट रहा एंड कोई भी ऐसा नहीं था जो कि एक्सेप्ट मुगल, ठीक है जी, मुगल आने तक, तब से मुगल आने तक कोई भी उनको इन्वेड नहीं कर पाए। तो बंगाल की ये हालत था। इट वॉज ओवररन बाय शेर शाह इन 1538। 1538 में शेर शाह जो थे वो जाकर उसको ओवररन किए, ठीक है। द मोस्ट फेमस सुल्तान इन द डिनास्टी ऑफ इलियास शाह वाज घियासुद्दीन आजम शाह। उनके जो डिनास्टी थी इलियास शाह की, उस डिनास्टीज का सबसे मोस्ट फेमस जो सुल्तान थे उनका नाम था घियासुद्दीन आजम शाह, जिन्होंने 1318 से लेकर 1409 तक उन्होंने रूल किया था। और उनको लव ऑफ जस्टिस के हिसाब से माना जाता था। वो जस्टिस बहुत ही, मतलब उनका पैशन था जस्टिस देना, और वे बहुत ही सोच समझकर जस्टिस दे रहे थे। आजम शाह क्या कर रहे थे, उनका क्लोज रिलेशन था विद द फेमस लर्न्ड मैन ऑफ दिस टाइम। उस वक्त जो भी ज्ञानी इंसान थे, लोग थे, उनके साथ उनका बहुत अच्छा खासा रिलेशन था। उनके वक्त पे फेमस पर्शियन पोएट थे हफीज ऑफ सिराज, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। उन्होंने एक फ्रेंड रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया था चाइनीज के साथ, जो कि उनको ओवरसीज ट्रेड के लिए विथ बंगाल के साथ ओवरसीज ट्रेड के लिए हेल्प कर रहा था, ठीक है। द चितनगोंग पोर्ट बिकम ए फ्लोरिशिंग पोर्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना। तो उनके टाइम पे चितनगोंग पोर्ट को डेवलप किया गया, जो कि चाइना के साथ बहुत अच्छी खासी ट्रेड कर रही थी, एंड फॉर द री एक्सपोर्ट ऑफ चाइनीज गुड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो रहा था, चाइनीज से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था चीज़ें, उसको फिर से री एक्सपोर्ट किया जा रहा था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, यहाँ से चितनगोंग पोर्ट से, ठीक है। फिर क्या हुआ, द सुल्तान ऑफ बंगाल, 1 मिनट, द सुल्तान्स ऑफ बंगाल अडोर्न देयर कैपिटल्स पंडुआ एंड गोर विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, मटेरियल्स यूज्ड फॉर बोथ स्टोन एंड ब्रिक। तो जो बंगाल के जो सुल्तान थे उनका नाम था तो आजम, उसके हम पिछले स्लाइड में जो पढ़े आजम, उन्होंने क्या किया, अपने जो कैपिटल था पंडुआ एंड गोर, दोनों जगह पे कैपिटल बना हुआ था, वो वहाँ पे बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बना रहे थे, जिसमें उन्होंने स्टोन, पत्थर और ब्रिक, ईट के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनवाए थे। सुल्तान्स ने बंगाली लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया था। उनके टाइम पे जो पोएट थे मालाधार बासु, ठीक है, उन्होंने कंपाइल किया था श्री कृष्ण विजय को, वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द सुल्तान, जो कि सुल्तान के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था। उन्होंने टाइटल लिया था गुनाराजा खान, ठीक है, ग्रांटेड द टाइटल गुनाराजा खान। हिज सन वाज ऑनर्ड विथ टाइटल सत्यराजा खान। ये जो मालाधार बासु है, उनका जो उनको टाइटल दिया गया था गुनाराजा खान के हिसाब से, और उनके जो बेटे थे उनको हनोर किया गया था सत्यराजा खान के हिसाब से। मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ बंगाली लैंग्वेज वाज द रूलर ऑफ अलाउद्दीन हुसैन। उसके बाद आए थे रूलर जो कि थे अलाउद्दीन हुसैन, जो कि 1493 से लेकर 1519 तक उन्होंने राज किया। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड बोला जाता है बंगाली लैंग्वेज के लिए। क्यों, क्या क्या हुआ था, उन्होंने इस वक्त पे ये जो अलाउद्दीन हुसैन थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया था। पहली बात, उन्होंने लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जो कि है उनके दरबार में बहुत सारे हिंदूस थे जो कि हायर ऑफिशियल पोस्ट में रहते थे, उनको ऑफर किया गया था। चीफ फिजिशियन जो थे, चीफ बॉडीगार्ड थे, मास्टर ऑफ मिंट जो थे, वो सब हिंदूस थे, ठीक है। दो फेमस वैष्णव ब्रदर भी उनके कोर्ट में थे, जिनका नाम था रूपा एंड सनातन, उनको भी हायर पोस्ट दिया गया था। वन ऑफ द बिग द सुल्तान्स प्राइवेट सेक्रेटरी। इन दोनों के बीच कोई एक ब्रदर था जो उनको सुल्तान की प्राइवेट सेक्रेटरी के हिसाब से भी पोस्टिंग दिया गया था। देयर वॉज ग्रेट रेस्पेक्ट टू द फेमस वैष्णवाइट सेंट चैतन्य। तभी चैतन्य की मतलब एज भी थी चैतन्य, तभी उनका जो हम पढ़े थे ना चैतन्य के बारे में, वो कृष्ण की बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके टाइम पे ये चैतन्य जो वैष्णवाइट सेंट थे उनका भी वो बहुत रेस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन हुसैन ये एक मुसलमान थे, लेकिन वो हिंदूज को भी बहुत टॉलरेट कर रहे थे, टॉलरेट पॉलिसी वो अपना रहे थे। देयर वर 2 वॉरिंग किंगडम्स इन नॉर्थ बंगाल। तभी क्या हुआ, तभी जो अलाउद्दीन हुसैन के टाइम पे 2 वॉरिंग किंगडम, मतलब युद्ध
से निपुण होने वाला 2 किंगडम्स उभर कर आई नॉर्थ बंगाल में और असम में। ठीक है, तो असम को कामरूप भी बोला जाता था और कामता भी बोला जाता था। ठीक है, जो कि वेस्ट में थी, और अहम किंगडम जो कि ईस्ट में थी। यहाँ पे जो नॉर्थ बंगाल और असम ये जो रीजन है, इस रीजन में दोनों किंगडम वार राइक किंगडम वो उभर कर आ रहे थे, जिनमें एक थे कामता जिसको असम बोला जा रहा था, वो वेस्टर्न में थी, और अहम किंगडम जो कि वेस्ट में थी, ईस्ट में थी, वो सब असम की ही पार्ट थी। ठीक है, तो तभी क्या हुआ था, अहम जो किंगडम थी वो पर्टिकुलरली असम की ही एक किंगडम है। ये एक मंगोलॉयड ट्राइब की ये किंगडम है। उनमें मंगोल ट्राइब के कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, और ये जो आए थे वो नॉर्थ बर्मा से आए थे, और ये बहुत ही पावरफुल किंगडम थी 13th सेंचुरी की। धीरे धीरे वो इंडिया पे आकर यहाँ पे कुछ वक्त रहने के बाद वो हिंदुइज्ड हो गए थे। उनके द नेम असम इज डिराइव फ्रॉम देम। ये जो असम की नाम है ये अहम किंगडम से ही बिलोंग करती है। अहम किंगडम के बाद इनका नाम ये असम की नाम जो है वो अहम किंगडम ने ही दिया था। इलियास शाह जो थे वो कामता को इन्वेड किए थे। नॉर्थ बंगाल में पर्टिकुलरली असम जो थी, असम दोनों पार्ट में डिवाइड हुई थी। वेस्टर्न में कामता, ईस्टर्न में अहम किंगडम। जो वेस्टर्न में जो कामता किंगडम है उसको इयास खान ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, एंड पेनिट्रेटेड अप टू गुवाहाटी तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन ज़्यादा देर तक वो एरिया होल्ड करके नहीं रख पाए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, रिवर कारातोया, तभी जो रिवर कारातोया वहाँ पे फ्लो कर रही थी, उसको एक बाउंड्री लाइन के हिसाब से माना गया था बंगाल और असम के बीच। ठीक है, उनके वक्त तो रूलर ऑफ कामता, धीरे धीरे जब इलियास खान की डेथ हो गई तो रूलर ऑफ कामता उन्होंने रिकवर मेनी ऑफ द एरिया ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ कारातोया। तो उन्होंने क्या किया, जो कारातोया का इधर हो गया ईस्टर्न पार्ट, इधर हो गया वेस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट में रह गए जो बंगाल की एरिया थी, इलियास खान वहाँ पे रूल कर रहे थे, और ईस्टर्न पार्ट के जितने सारे एरिया थे वो कामता के जो रूलर थे उन्होंने धीरे धीरे उनको कैप्चर कर लिया, और उन्होंने आहम्स के एगनेस्ट भी उन्होंने बहुत सारे लड़ाई फॉट की। An attack by Alauddin Hussain Shah supported by Ahams led to destruction of the city कामतापुर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इलियास खान के डेथ के बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह रूलर बने, उनको सपोर्ट मिलती है अहम किंगडम की। तो अहम किंगडम के साथ मिलके उन्होंने जो कामतापुर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिसको मॉडर्न कुछ बिहार भी बोला जाता है, और उन्होंने अनेक्सेशन ऑफ द किंगडम बंगाल और बंगाल में तो वो अख्तियार कर लिए थे एकदम। उसके बाद क्या हुआ, एक कॉलोनी ऑफ अफगान्स वाज प्लांटेड इन द एरिया। तो धीरे धीरे उस एरिया में क्या हुआ, एक अफगान की कॉलोनी, अफगान जो सिटीजन्स थे उनकी एक कॉलोनी वहाँ पे बास करने लगी। द ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली वाज एट दिस टाइम अंडर सुहुंगमुंग कंसिडर द ग्रेटेस्ट ऑफ द अहम रूलर। तो तभी क्या हुआ, अहम रूलर की एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे जिनका नाम था सुहुंगमुंग के अंडर में अहम किंगडम वहाँ पे रूल हो रही थी, और वो ब्रह्मपुत्र वैली के ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास ही वो जो ट्राइब थी ये एरिया वहाँ पे सेटल हो रही थी। ही चेंज द नेम टू स्वर्ग नारायणा। तो उन्होंने अपने नाम को स्वर्ग नारायण को चेंज कर लिया, और धीरे धीरे हिंदुइज हो गए अहम्स अकर्ड एट द टाइम। तो धीरे धीरे वहाँ पे रह के वो ये जो नाम है ये एक हिंदू थे, जिसके वजह से ये टोटल एरिया हिंदुइजाइज हो गया। ठीक है, ही रिपर्स द मुस्लिम अटैक एक्सटेंडेड हिज किंगडम इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये अहम किंगडम इतना पावरफुल थी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुस्लिम जो अटैक कर रहे थे उनको रिपल्स करते हैं, और अपने किंगडम को हर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। उन पे क्या हो रहा था, वैश्यवाइट रिफॉर्मर जिनका नाम था शंकर देवा बिलोंग टू हिज पीरियड एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ वैष्णविज्म इन द एरिया। ये जो अहम किंगडम में एक वैष्णवाइट रिफॉर्मर थे जिनका नाम था शंकर देवा, उन्होंने इसी पीरियड से बिलोंग करते थे, और उन्होंने वैष्णविज्म को स्प्रेड करने में इस एरिया में बहुत ही बड़ी रोल निभाई थी। तो यहाँ पे आता है रूलर ऑफ बंगाल जो थे उनका पर्टिकुलरली ओडिशा के साथ भी कंटेंट था, मतलब कॉन्फ्लिक्ट था ओडिशा के साथ। क्यों था, देखिए, एक तो ये है ओडिशा एक बॉर्डर राज्य है, तो धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे प्रोविंसेस,
हर एक प्रोविंसेस अपने आप में रूल करना चाहती थी और अपने एरिया एक्सटेंड करना चाहती थी। तो जिसके वजह से जो नेबरिंग एरियाज़ थी उनके बीच हमेशा झगड़ा चलती रहती थी और वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो इसी वक्त में क्या हो रहा था, सुल्तानेट रूल ओवर बंगाल। तो ओडिशा में जो रूलर राज कर रहे थे जिनका नाम था गंगा रूलर्स, और उन्होंने had aided राधा साउथ बंगाल एंड मेड एन अटेम्प्ट एट द कन्क्वेस्ट ऑफ लखनौती। उन्होंने राधा के साथ मिलकर साउथ बंगाल में उन्होंने लखनौती को कन्क्वेस्ट करने को चाहा। ठीक है, दीज अटैक्स हैड बीन रिपल्स्ड बट द रूलर्स ऑफ ओडिशा वेर पावरफुल इनफ नॉट टू अलाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल टू पेनिट्रेट इनटू ओडिशा। तो ये क्या हुआ, तो ये जो अटैक किया गया था उसको तो अच्छी खासे रिपल्स हो गया था, मतलब अच्छे खासे उन्होंने रिपल्स कर लिए थे। लेकिन ओडिशा के जो रूलर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने बंगाल को ओडिशा में पेनिट्रेट करने ही नहीं दिया। ये एक चीज़ था। तो गंगा डिनास्टी हैड बिल्ड फेमस पुरी टेम्पल। उन्होंने गंगा डिनास्टी के जो टाइम पे फेमस हमारे पुरी टेम्पल बिल्ड हुआ था। सन टेम्पल जो कोई है कनर्क, वो भी बिल्ड हुआ था। ओनली आफ्टर 1338 जब बंगाल इंडिपेंडेंट हो जाता है तो तभी ये हुआ था पीरियड जब सुल्तानेट के रूलर चल रहा था बंगाल पे। लेकिन जब सुल्तानेट वीक होने लगी और इलियास शाह बंगाल के रूलर बन गए, तभी क्या हुआ, उन्होंने ओडिशा के जो जाजनगर है उसको रेड किया और धीरे धीरे वो चिलिका लेक तक एडवांस हो गए, मतलब चिलिका लेक तक वो कैप्चर कर लिया। और वहाँ से वो बहुत सारे बूटी लेकर, बहुत सारे जो ज्वेलरी हो गया, बहुत सारे जो कॉइन्स वगैरह ये सब लेके वो रिटर्न किए और उसके साथ कुछ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स को भी साथ में लेकर रिटर्न किए। 1360 में क्या हुआ, जब एक बंगाल की कैंपेन चल रहा था, बंगाल कैंपेन से वो रिटर्न कर रहे थे, तभी फिरोज तुगलक ने उड़ीसा को रेड किया। उड़ीसा वो जो बंगाल कैंपेन कर रहे थे 1316 में, उनका वार चल रहा था, तो तभी उन्होंने रिटर्न करते वक्त उड़ीसा पे भी रेड किया था। उन्होंने उड़ीसा की जो कैपिटल सिटी थी उसको ऑक्युपाई किया, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा, मतलब उनको किल किया, और उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसको भी डिसिक्रेट कर लिया, मतलब तोड़फोड़ कर लिया। ये जो दो रेड थे, उस दो रेड के बाद गंगा डिनास्टी की प्रेस्टीज खत्म हो गई। तो धीरे धीरे गंगा डिनास्टी के बाद एक डिनास्टी आती है जिनका नाम है गजपति डिनास्टी, जो कि उड़ीसा पे रूल करने लगा। तो ये जो गजपति डिनास्टी थी ये भी बहुत ही पावरफुल थी, और उन्होंने जब देखा नॉर्थ में और वेस्टर्न साइड में उन्हें बहुत सारे तकलीफ के अटैक का सामना करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना फोकस जो किया साउथ की तरफ शिफ्ट करने लगे। तो इसी वजह से उन्होंने साउथ में जो था कर्नाटक, ये सब एरिया के ऊपर अपने एरिया एक्सटेंड करने के लिए कैंपेन शुरू कर दिया। तो ये जो एक्सपेडिशन थी, ये एक्सपेडिशन से क्या होता है, विजयनगर एम्पायर के साथ, वहाँ पे तो विजयनगर एम्पायर तभी रूल कर रहे थे, रेडिस वो रूल कर रहे थे, बहामनी किंगडम वो भी बहुत पावरफुल थे वहाँ पे। तो ये सब एरिया के साथ कहीं ना कहीं उड़ीसा रूलर कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात मेंशन किया गया है कि कौन सी ऐसी रीजन थी जिसके 1 मिनट, कौन सी ऐसी रीजन थी जिसके वजह से गजपति रूलर साउथ के तरफ जाने की वो बहुत अग्रेंडाइजमेंट हो गए, क्योंकि सुल्तान ऑफ बंगाल जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे और उनको बंगाल उड़ीसा बॉर्डर से डिसलॉज करना भी इतना इजी नहीं था। तो जिसके वजह से उन्होंने अपना जो कंसंट्रेशन है उनको उसको साउथ की तरफ भेजने को कोशिश किया। बट ओडिशा रूलर्स कुड नॉट होल्ड ऑन टू देयर साउदर्न कॉन्क्वेस्ट फॉर एनी लॉन्गर टाइम। क्योंकि साउथ में तभी विजयनगर और बहामनी किंगडम बहुत ही पावरफुल थे। जब हम विजयनगर और बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे जो जिस वीडियो में, वहाँ पे अच्छे खासे डिटेल्स में मैंने आपको बताया था, तो उनका उड़ीसा रूलर के साथ किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि तभी उड़ीसा पावरफुल थी लेकिन बहामनी विजयनगर किंगडम भी कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल थे। तो जिसके वजह से ओडिशा रूलर को वहाँ पे सस्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। A large part of मिदनपुर डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट वेर इंक्लूडेड इन ओडिशा टेरिटोरीज। ये जो मिदनपुर डिस्ट्रिक्ट थी और हुगली डिस्ट्रिक्ट थी, ये धीरे धीरे ओडिशा के अंदर इंक्लूड हो गई। ओडिशा रूलर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अपने जो एरिया है उसको भागीरथी तक एक्सटेंड करने को कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे उनको अच्छी खासी रिट्रीट मिल गई, मतलब रिपल्स बहुत अच्छे से मिल गया था। Some of the sultans of Bengal made raid into Odisha, which extend up to Puri and Cuttack.
क्या हो रहा था तभी, सिर्फ ओडिशा पावरफुल नहीं थी, बंगाल की जो रूलर्स थे वो भी पावरफुल थे, ओडिशा के रूलर्स भी पावरफुल थे, और यहाँ पे साउथर्न में जो थे विजयनगर किंगडम, रेड्डीज, बहामनी, वो भी पावरफुल थे। तो एक दूसरे के साथ हमेशा कभी ये जीत जाते थे वार पे, कभी ओडिशा रूलर जीत जाते थे, कभी बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम वो जीत जाते थे। तो जब पावर जिसका भारी रहता था तभी वो जीत रहा था। तो कभी एक बार क्या हो रहा था कि मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा ने कई किसी का एरिया एक्सटेंड करके कैप्चर कर रहे थे, तो दूसरे बार क्या हो रहा था, वो सब एरिया में जितने जो रूलर होते थे वो अपने पावर बढ़ने पर उड़ीसा के बहुत सारे एरिया को अपने कैप्चर में कर लेते थे। तो इस तरह की कंडीशंस बनती रहती थी। लेकिन क्या हुआ, कभी rulers of Bengal were not able to dislodge the Orissa rulers from their frontiers, not to gain any territory beyond river सरस्वती। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओडिशा के अंदर जाकर बहुत सारी एरिया कैप्चर करके बहुत देर तक उसको होल्ड करके रखना बहुत ही मुश्किल था हर एक प्रोविंसेस के लिए। ओडिशा रूलर्स वेर एंगेज सक्सेसफुली इन द बैटल्स। ओडिशा रूलर इतना स्ट्रांग थे, इतना पावरफुल थे, बस एक साथ जो उनका बंगाल के साथ जो चल रहा था युद्ध, वार चल रहा था, वहाँ पे सक्सेसफुली स्टैंड कर रहे थे एक टाइम पे, और कर्नाटक के साथ भी जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसको भी बहुत ही स्ट्रेंथली और स्ट्रांगली पावरफुली वो उसको रिस्टर्न कर रहे थे। तो इतना सब इस तरह की पावर की स्ट्रगल चल रही थी तभी ईस्टर्न इंडिया में। तो ये तो बात गया ईस्टर्न इंडिया के बारे में। अब हम देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में किस तरह की हाल चल रही थी। वेस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली गुजरात, मालवा एंड मेवाड़, ये जो मेवाड़, ये जो 3 एरिया है, ये 3 एरिया तभी स्ट्रांग होते जा रही थी। तो पहले हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात वाज वन ऑफ द चीफ रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। क्यों? दिल्ली के आसपास था और इसी वजह से इसको बहुत ही अच्छी खासी मतलब कंसंट्रेटली जो रूलर्स थे बहुत अच्छे खासे उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, और यहाँ पे एक्सलेंट हैंडीक्राफ्ट्स मिल रही थी, फ्लोरिशिंग सी पोर्ट्स थी, और रिचनेस ऑफ इट सॉइल, उसकी सॉइल जो थी वो बहुत ही रिचनेस थी, फर्टाइल थी, जिसके वजह से बहुत अच्छी खासी कल्टीवेशन भी हो रही थी, ट्रेडिंग भी अच्छी खासी चल रही थी सी पोर्ट के वजह से, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी, जिसके वजह से गुजरात बहुत ही फ्लोरिश कर रहा था इन टर्म ऑफ मतलब इंक्लूसिव, हर एक डायरेक्शन में वो स्ट्रांग होते जा रहा था। अंडर फिरोज शाह तुगलक क्या हो रहा था, गुजरात हैड ए बेनिन गवर्नर हु एनकरेज द हिंदू रिलीजन हिंदू रिलीजन एंड प्रमोटेड वर्शिप ऑफ आइडल्स। तो मतलब उनका जो गवर्नर थे वो बहुत ही काइंड थे, काइंड हार्टेड थे, और बहुत ही टॉलरेंट रिलीजन के इंसान थे। तो उनके वक्त क्या हो रहा था, वो हिंदू रिलीजन को भी बहुत एनकरेज कर रहे थे, और जो आइडल्स वर्शिप था, मूर्ति पूजा को भी वो बहुत प्रमोट भी कर रहे थे। तो क्या हुआ, उनके बाद जाफर खान उनको सक्सीड करते हैं फिरोज शाह के बाद। लेकिन जब तैमूर इन्वाजन हो गया दिल्ली, तो तभी दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं वीक हो गई। तो उसके बाद गुजरात एंड मालवा जो 2 एरिया थी, प्रोविंसेस थी दिल्ली के, वो दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषणा कर लिया। 1407 में क्या हुआ, जाफर खान प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द रूलर विथ द टाइटल मुजफ्फर शाह। तो जाफर खान जो थे वो अपने आप को रूलर के हिसाब से घोषणा करते हैं, उनका टाइटल चेंज कर लेते हैं मुजफ्फर शाह के नाम से। रियल फाउंडर वो ये जो थे जाफर खान के बाद क्या हुआ, रियल फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ गुजरात जो कि थे अहमद शाह। इसको आप याद रख सकते हैं, वो एग्जाम में बहुत बार आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा। गुजरात किंगडम के जो रियल फाउंडर थे उनके नाम था अहमद शाह, जिन्होंने 1411 से लेकर 43 तक उन्होंने रूल किया था, और उनके ग्रैंड सन थे मुजफ्फर शाह। ठीक है, उनके जो ग्रैंड सन आ गए मुजफ्फर शाह, जिनका नाम था जफर खान, जिन्होंने फिरोज तुगलक के बाद सक्सीड किया था थ्रोन। उन्होंने मुजफ्फर शाह क्या किए, ब्रॉट नोबिलिटी अंडर कंट्रोल। उन्होंने जो नोबिलिटी को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि उनको लगता था नोबिलिटी अगर प्लीज्ड नहीं होंगे तो शायद उनकी रूलिंग जो है अच्छी खासी नहीं चलेगी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से सेटल किया था, और उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपांडेड भी किया था और कंसोलिडेटेड भी किया था। ठीक है, मुजफ्फर शाह ने अपने जो कैपिटल थी उन कैपिटल को शिफ्ट किया था पठान से लेकर से अहमदाबाद तक। पठान पहले था गुजरात का कैपिटल, तो उससे
उसके बाद उन्होंने उसको शिफ्ट कर लिया अहमदाबाद को। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर वो थे, और अपने जो टाउन थी, सिटी थी, उसको बहुत ही मैग्निफिसेंट तरीके से उन्होंने ब्यूटिफाइड की थी। वहाँ पे बहुत ही मैग्निफिसेंट पैलेसेस बनवाए थे, बाजार्स बनवाए थे, मस्क्यू, मद्रासास, ये सब उन्होंने वहाँ पे बनवाए थे। उन्होंने बहुत ही रिच आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ जेन्स वो सब ड्रू किया था। जितने सारे टेम्पल्स वगैरह है, जितने सारे आर्किटेक्चर्स है वहाँ पे, बहुत ही रिच आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ जेन्स उन्होंने फॉलो किया था। स्लेंडर टॉरेंट्स, एक्सक्विसाइट स्टोन कर्विंग्स, हाईली ऑर्नामेंटेड ब्रैकेट्स, ये सब था जैन की जो बहुत ही रिच आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस जो कि वो फॉलो कर रहे थे। जामा मस्जिद अहमदाबाद में जो है एंड तीन दरवाजा, ये दोनों फाइन एग्जाम्पल है उनका जो आर्किटेक्चर, इस उनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर बनवा था उसमें ये बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है। ही ट्राई टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर राजपूत स्टेट, वो धीरे धीरे अपने जो एरिया है उसको राजपूत स्टेट जो है सौराष्ट्र रीजन में एंड दोज लोकेटेड ऑन गुजरात राजस्थान बॉर्डर में, जो राजपूताना स्टेट थी उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सौराष्ट्र में गिरनार को कैप्चर किया था। उसके बाद उन्होंने सिद्धपुर को अटैक किया था। सिद्धपुर एक फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर थी, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने लेबल्ड मेनी टेम्पल्स टू ग्राउंड, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स थी जिसको उन्होंने मिट्टी में मिलवा दिया था। मिट्टी में उसको मार पीट कर और नष्ट करके मिट्टी में मिला दिया था। उन्होंने हिंदू जो उनके ऊपर जिजिया को इम्पोज किया था इन गुजरात। जिजिया क्या था, हमने पढ़ा था कि जो रिलीजियन को फॉलो करने के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ही वॉज सो स्ट्रिक्ट इन हिज जस्टिस that he had executed his own son-in-law in marketplace of a murder for a murder he had committed। उन्होंने जस्टिस में इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे कि एक बार क्या हुआ था, मार्केट प्लेस में उनका जो खुद का ज्वाई है सन इन लॉ, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया था, तो वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया उन्होंने। ही सबऑर्डिनेटेड द पावरफुल फोल्ड ऑफ इदार, brought many Rajput state of Jalawar, Bundi and Dungapur etc. अंडर हिज कंट्रोल। ये सब राजपूत जो स्टेट है इसको भी उन्होंने अपने कब्जा में ले लिया था। और एक चीज़ वहाँ पे हो रही थी क्या, कि जब दिल्ली सुल्तानेट वीक हो गया था तभी क्या हुआ कि ये सब प्रोविंसेस जो थी गुजरात, मालवा, मेवाड़, ये धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। तो एक दूसरे को जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो रूलर्स सब क्या करते हैं, एक दूसरे के एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। एरिया अपने को एक्सटेंड करना उनको पसंद होता था, तो इसी वजह से एक दूसरे को जो नेबरिंग एरिया है वहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था। जो इसी वजह से गुजरात एंड मालवा ये जो एरिया है, इस दोनों में बेटर राइवल्स हमेशा बनती रहती थी। मुजफ्फर शाह हैड डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड हुसैन शाह जो कि मालवा के रूलर थे, ठीक है। और बट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल मालवा, ही रिलीज्ड हिम आफ्टर फ्यू इयर्स एंड रेनिस्टेड हिम। तो उन्होंने क्या किया, रूलर ऑफ मालवा को तो इम्प्रिजन कर लिया, लेकिन ज़्यादा देर तक उनको वो मालवा को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके वजह से उनको ये जो हुसैन शाह को उन्होंने प्रिजन किया था उनको रिलीज करना पड़ा। मालवा रूलर्स ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर वीकनिंग गुजरात बाय गिविंग हेल्प एंड एनकरेजमेंट टू रेबल नोबल्स। तो मालवा रूलर्स क्या कर रहे थे, गुजरात रूलर्स को हराने के लिए, गुजरात रूलर को वीक करने के लिए, वो गुजरात में जितने सारे नोबल्स थे जो कि रेबल कर रहे थे गुजरात रूलर्स के खिलाफ, और जो हिंदू राजा थे जिनके ऊपर गुजरात के जो रूलर थे मुजफ्फर साहब वो अत्याचार कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उनकी मदद लेकर वो गुजरात रूलर को वीक करने के लिए हमेशा कोशिश कर रहे थे। काउंटर में क्या किया, गुजरात रूलर्स ट्राई टू इंस्टॉल, गुजरात रूलर क्या कर रहे थे काउंटर में, अपने जो खुद की जो नॉमिनी की है, मतलब जैसे उनके फेवरेबल जो भी नोवेल्स होते थे या फिर गवर्नर्स होते थे उनको मालवा के थ्रोन में बिठाने की हर बार कोशिश कर रहे थे। ये जो बिटर राइवलरी हो रही थी दोनों एरिया में, गुजरात एंड मालवा में, वो कहीं ना कहीं इन दोनों को स्ट्रगल करने पड़ी थी। अपने नॉर्थ इंडिया में जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी उस पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए ये दोनों कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उनका, ठीक है। ये था गुजरात की सिचुएशन। और गुजरात में मुजफ्फर शाह के बाद आ गए मोहम्मद बेघरा,
ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है और ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। क्योंकि क्यों फेवरेट है मैं आगे बता रही हूँ। ये जो मोहम्मद बेगरा है 1459 से लेकर 1511 तक उन्होंने राज किया और इनके बारे में आप अगर जानेंगे, ये अहमद शाह के सक्सेसर थे और मोस्ट मोस्ट फेमस सुल्तान थे गुजरात की। उनको बेघरा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने जो गुजरात की दो मोस्ट पावरफुल पोर्ट्स थे जिनको गढ़ कहा जाता था, ये दोनों गढ़ को उन्होंने कैप्चर किया था, जो कि है गिरनार इन सौराष्ट्र में गिरनार है, जिसको अब जूनागढ़ के नाम पे बोला जाता है। वो बहुत ही रिच एंड प्रॉस्परस रीजन थी और ये उसका जो ट्रैक था बहुत ही फर्टाइल था। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कल्टीवेशन हो रही थी और ये बहुत ही फ्लोरिशिंग पोर्ट थी, जिसके वजह से ये बहुत पावरफुल पोर्ट के हिसाब से माना जाता था। ये है और दूसरा जो पोर्ट है वो है चंपानर, जो कि साउथ गुजरात में प्रेजेंट है। ये भी एक पावरफुल पोर्ट है। इसको एडमिनिस्ट्रिंग सौराष्ट्र को एडमिनिस्टर करने के लिए इसको कैप्चर करना जरूरी होता था और ये बेस होता था ऑपरेशंस एग्नेस्ट सिंध। सिंध के लिए एग्नेस्ट में जो भी ऑपरेशंस होता था, ये जो एरिया है ये इसका बेस के हिसाब से माना जाता था, जिसके वजह से ये दोनों पोर्ट वो उन्होंने कैप्चर कर लिया और जिसके वजह से उनका नाम हो गया मोहम्मद बेगरा। ठीक है, उन्होंने द्वारिका को भी सैक्ड किया था, मतलब वहाँ पे लूटपाट मचाई थी और इट हार्बर्ड पायरेट्स हु प्रेड ऑन द पिलग्रिम ट्रैफिक टू मक्का। क्योंकि यहाँ पे द्वारिका में वो सब पायरेट्स आकर रह रहे थे, मतलब शेल्टर ले रहे थे, जो कि मेका के लिए जो भी पिलग्रिम ट्रैफिक जा रही थी, जो भी नाभि जा रही थी या भी जो भी ट्रेडिंग जा रही थी, उसको उन्होंने वहाँ पे शिकार कर रहे थे, मतलब लूटपाट मचा रहे थे। वो सारे पायरेट्स को ये हार्बर कर रही थी, मतलब नर्चर कर रही थी, शेल्टर दे रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने द्वारिका को सैक्ड किया था बहुत बार। फिर द फोर्ट ऑफ चंपानेर, जो चंपानेर की जो फोर्ट थी उसको कैप्चर करने की और एक वजह भी ये थी कि ये जो प्लेस थी ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड फॉर सुल्तान्स प्लान्स ऑफ ब्रिंगिंग खानदेश एंड मालवा अंडर हिज कंट्रोल। वो खानदेश एंड मालवा को भी कंट्रोल करना चाहते थे और ये जो फोर्ट ऑफ चंपानर है ये एक ऐसी जगह पे थी जो कि उनको खानदेश और मालवा कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर रही थी, मतलब ये बहुत स्ट्रैटेजिकली पोजीशन पे लोकेटेड थी। और उसके बाद चंपानर फेल इन 1454 में ये गिर गई। ठीक है, मोहम्मद कंस्ट्रक्टेड ए न्यू टाउन, तो मोहम्मद ने एक न्यू टाउन कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम था मोहम्मदाबाद, जो कि चंपानर के आसपास ही था। लेड आउट मेनी फाइन गार्डन्स देयर, बहुत ही अच्छी खासी गार्डन वहाँ पे उन्होंने बनवाया था और बहुत ही प्रिंसिपल पैलेस मेडिटेट्स, उनको प्रिंसिपल पैलेस ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से वो चंपानर को, वो जो मोहम्मदाबाद उन्होंने बनवाया था जो सिटी, वहाँ उसको उनका प्रिंसिपल पैलेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से माना था। बेस्ट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग था चंपानर में उनके पीरियड में जो था जामा मस्जिद। ठीक है, और इसमें बहुत ही बड़ा कवर्ड कोर्टयार्ड था और बहुत सारे जैन प्रिंसिपल्स और आर्किटेक्चर हैव बीन यूज्ड इन इट। बहुत सारे जैन की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसमें बहुत अच्छी खासी यूज होती थी। ही हैड टू डील विद द पोर्तुगीज हु वर इंटरफेयरिंग विद गुजरात ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया। उनको मोहम्मद पोर्तुगीज के साथ भी अच्छा खासा डील कर रहे थे, क्योंकि ये जो पोर्तुगीज है वो गुजरात की ट्रेड के साथ जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज के जो ट्रेड है उस ट्रेड में वो इंटरफेयर कर रहे थे, जिसके वजह से पोर्तुगीज के साथ उनको डील करना पड़ रहा था। ही जॉइंड हैंड्स विद द रूलर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर के साथ भी वो हैंड ज्वाइन किए थे टू चेक द पोर्तुगीज नावल पावर। तभी पोर्तुगीज धीरे धीरे एंट्री कर रहे थे इंडिया के अंदर और अपने सेटलमेंट्स भी बढ़ा रहे थे डिफरेंट पोर्ट्स में, और उनको चेक करना बहुत जरूरी था। हमने पढ़ा था जब पोर्तुगीज एडवांसमेंट हुआ था इंडिया में, किस तरह की पोर्ट्स उन्होंने बनवाया था, किस तरह की गेम प्लान वो बना रहे थे, और जिसको कई बार गुजरात की जो रूलर थी उनको वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहे थे, तभी मोहम्मद भी उनमें थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका जो एडवांस टेक्नोलॉजी था कहीं ना कहीं उसके वजह से गुजरात की रूलर फेल हो रही थी। ड्यूरिंग हिज टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स वो दोनों प्रॉस्पर हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे काभारान सारीज और इंस, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स, ये दोनों क्या होते थे ट्रेडिंग में, अगर ट्रेडिंग जब करते थे डिफरेंट एरिया में, तो वहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते थे उनका रेस्टिंग प्लेस के लिए ये सब काभारान सारीज एंड हिंस, इसको रेस्टिंग प्लेस के हिसाब से, मतलब ये इसको उन
के रेस्टिंग के लिए बनवाया था, ठीक है। मर्चेंट्स वर हैप्पी एज रोड्स वर सेफ फॉर ट्रैफिक। ट्रैफिक में इतना ट्रैफिक क्लियर था, अच्छा खासा था, इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ प्लंडरिंग वगैरह नहीं होता था, जिसके वजह से जो ट्रैवलर मर्चेंट्स होते थे वो हैप्पीली ट्रेड कर पाते थे। ये जो मोहम्मद बेगर थे उन्होंने वो बहुत ही मैनी वर्क्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरबिक इनटू पर्सिया ड्यूरिंग हिज रेन। उनके पीरियड में बहुत ही वर्क थी जो कि अरबिक से पर्सिया की लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट हो गया था, मतलब ट्रांसलेट किया गया था उनके पीरियड में। उनके जो कोर्ट पोएट थे उनके नाम था उदयराज, जो कि संस्कृत में सब कुछ कंपोज कर रहे थे। वो जो किंग थे उनका एक स्ट्राइकिंग अपीयरेंस था। अभी अभी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। ये जो किंग थे उनका जो फ्लोइंग बियर्ड उनके वेस्ट तक पड़ रहे थे। उनका जो बियर्ड था, ठीक है, जो दाढ़ी होता था वो वेस्ट तक पड़ रहा था, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी वो रखते थे। उनका जो मोस्टेज था, वो जो उसको क्या बोलते हैं, मोस्टेज, ठीक है, ये इतना लॉन्ग था कि उसको उन्होंने हेड के ऊपर लेकर बांध रहे थे, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा वो मूछ और दाढ़ी रख रहे थे। अकॉर्डिंग टू ए ट्रैवलर बारबोसा, जिन्होंने लिखा था कि मोहम्मद हैड बीन नरिश्ड ऑन सम पॉइजन सो दैट इफ ए फ्लाई सेटल ऑन हिज हैंड इट स्वेल्ड एंड इमीडिएटली ले डेड। वो इतना पावरफुल थे कि बचपन की जो नरिशमेंट हो रही थी उनकी हुई थी, वो पॉइजन के ऊपर बढ़ते थे, मतलब बढ़े थे। वो हर एक रोज़ थोड़े थोड़े पॉइजन खा रहे थे ताकि जो शत्रु है उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो जिसके वजह से उनके बॉडी इतना पॉइजन थी, अगर कोई कोई हाउस फ्लाई, कोई मक्खी आकर उनके ऊपर बैठ जाए ना, वो स्वेलिंग होकर मर जाता था। इस तरह की उनकी पर्सनालिटी, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह की होती थी। और वो एक वोरासियस एपेटाइट, उनको फेमस पर वोरासाइज एपेटाइट, मतलब इतना वो खाते थे, इतना भूख लगता था। किस तरह के थे वो? ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे? 1 कप हनी खाते थे, 1 कप बटर खाते थे, और 100 से 150 प्लांटेन्स, जो बनाना टाइप के एक फ्रूट होता था, उसको खाते थे, 100 से 150। और एक दिन में 15 से 10 से 15 केजी ऑफ फूड वो खाते थे। प्लेट ऑफ समोसा उनके पिलो के बोथ साइड में रखा जाता था नाइट में, ताकि वो रात में भूख पेट ना, मतलब भूख ना लगे उनको। अगर भूख लगे तो दोनों प्लेट समोसा वो खा जाते थे। अंडर मोहम्मद बेघरा, कितना इंटरेस्टिंग फीचर है ना उनका। इमेजिन कर लो वो किस तरह से हो सकते थे। अंडर मोहम्मद बेघरा, गुजरात किंगडम रीच्ड इट्स मैक्सिमम लिमिट एंड emerged as one of the most powerful and well administered state in the country। उनका अपीयरेंस जितना डरावना था और उनकी जो दिनचर्या जैसे डरावना था, वो इंसान बहुत ही उसी तरह बहुत ही पावरफुल थे, और बहुत ही अच्छी खासी वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे अपने कंट्री को, जिसके वजह से गुजरात किंगडम अपने पीक पर पहुंचा था उनके टाइम पे। इट वॉज पावरफुल एनफ टू पोज ए सीरियस चैलेंज टू द मुगल रूलर हुमायूं। वो इतना पावरफुल थे कि तभी जो मुगल रूलर बढ़ रहे थे, जिनका नाम था हुमायूं, उनको वो बहुत ही सीरियस चैलेंज दे रहे थे, ठीक है। गुजरात के बाद हम पढ़ेंगे मालवा के बारे में। तो मालवा जो था वो सक्सेसिवली रूल्ड किया था, उसमें 2 मुस्लिम डिनास्टी। एक का नाम था घुरी, जो कि 1401 एडी से लेकर वो राज कर रहे थे। उसके बाद खालजी ने उनको भगा दिया, और 1436 एडी से खालजी वहाँ पे रूल करने लगे। तो ये जो कैपिटल था वाज फ्रॉम
फिर नासिरुद्दीन की डेथ होती है 1510 में, और उनकी जो थर्ड सन है जो कि है मोहम्मद खिलजी टू, वो थ्रोन को असेंड करते हैं। उनके वक्त पे क्या हुआ था, मालवा बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि वो शायद अच्छे रूलर नहीं थे और नोबेल की फेवरेबल कुछ काम नहीं कर रहे थे, प्लीज़ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद नोबेल उनसे बहुत गुस्से थे। नोबेल के साइड से बहुत ही रिवेलियन ब्रोक हुआ था उनके टाइम पे। एंड सून मालवा हर 3 सुल्तान्स चैलेंजिंग ईच अदर्स क्लेम। तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे सुल्तान बन गए, पर्टिकुलरली 3 सुल्तान्स एक दूसरे के अंदर उनका कन्फ्लिक्ट बना रहता था कि कौन मालवा का रूलर बनेगा। और इन तीनों में मोहम्मद जो टू थे वो सक्सीड कर गए और दोनों को उन्होंने भगवा दिया। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, द कॉस्ट at the cost of having to submit the dictatorship of his Rajput supporters under the leadership of मेदिनी राय at चंदेरी। चंदेरी की जो मेदिनी राय थी उनके सपोर्ट में वो डिक्टेटरशिप लगाए थे राजपूत को सपोर्ट से, ठीक है, जिसके वजह से वो जीत गए थे। मोहम्मद फेल बिफोर बहादुर शाह। अब गुजरात में तभी बहादुर शाह रूल कर रहे थे और जिन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद को 1531 एडी में। ही वॉज टेकन, उनको प्रिजनर बना दिया था और उसके बाद उनको ऑन द वे ऑफ गुजरात ही वॉज मर्डर्ड एट दोहात, ठीक है, उनको मर्डर भी कर दिया गया दोहात में। तो इन द ईयर 1555 एडी में सुजात खान ट्राइड टू असर्ट हिज इंडिपेंडेंस बट ही डायड इन द सेम ईयर। उसके बाद सुजात खान आते हैं और उसके बाद उनके सॉन आते हैं मियान बाइजाद, जो कि जिनका नाम था बाज बहादुर, और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषणा कर लिया। वो प्यार में पड़ गए रूपमती के, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी म्यूजिक और पोएट्री उनकी अच्छी खासी हो रही थी और उनकी जो लव स्टोरी बहुत ही फेमस हो गए। तो उसके बाद वो शादी भी कर लिया। तो जो बाज बहादुर थे वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे मालवा के, और अकबर ने उनको उसके बाद 1562 एडी में अकबर मालवा को अनेक्स कर दिया। तो ये थी मालवा की हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मेवाड़ के बारे में। गुजरात के बाद हम पढ़ेंगे मालवा प्रोविंस के बारे में। मालवा जो प्रोविंस है ड्यूरिंग 15th सेंचुरी राइज होने लगा। आफ्टर बीइंग आउस्टेड फ्रॉम अजमेर से ये आउस्टेड होने के बाद चौहान्स ने क्या किया था, मेवाड़ किस तरह से, मालवा किस तरह से बना, ये बात मैं बोल रही हूँ, हिस्ट्री उनका। अजमेर में जो चौहान्स थे उनको आउस्ट कर दिया गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया रणथंभौर में और वहाँ पे एक पावरफुल स्टेट बनवाने लगे। विद द कंक्वेस्ट ऑफ रणथंभौर बाय अलाउद्दीन खिलजी किया उसके बाद जब उनको पता चला रणथंभौर में चौहान्स बढ़ रहे हैं तो उसको भी उन्होंने कंक्वेस्ट कर लिया। द पावरफुल चौहान्स जो राजपूताना स्टेट थे वो धीरे धीरे केम टू एन एंड, ठीक है। फ्रॉम इट्स रूइंस, उसके खत्म होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे नंबर ऑफ न्यू स्टेट अरोज हुआ। स्टेट ऑफ मेवाड़ विथ इट्स कैपिटल एट जोधपुर फाउंडेड 1465 वाज वन ऑफ दोस। उस जो वो जो जगह थी वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट अरोज हुआ चौहान के वंश एंड होने के बाद, तो वहाँ पे स्टेट ऑफ मेवाड़ जो थी वो थोड़ा राइज हुआ, उसका कैपिटल था जोधपुर में, वो फाउंड होने लगा 1465 में। अनदर स्टेट ऑफ कॉन्सिक्वेंस इन द एरिया वाज मुस्लिम प्रिंसिपलिटी ऑफ नागपुर। वहाँ पे उसके आसपास और एक जगह वो भी बढ़ने लगी, डेवलप होने लगी, जो कि मुस्लिम प्रिंसिपलिटी थी नागपुर में। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ इज ऑब्सक्योर, लेकिन मेवाड़ की जो अर्ली हिस्ट्री है वो थोड़ा ऑब्सक्योर है कहीं ना कहीं। फाउंडर ऑफ मेवाड़ इज सपोज टू बी बापा रावल ऑफ गुइहोल्थ क्लान। गुइहोल्थ क्लान की जो बापा रावल है शायद वो ही मेवाड़ के फाउंडर है, ये माना जाता है। वो माइग्रेटेड कर रहे थे, वो माइग्रेटेड किए थे 7th सेंचुरी में गुजरात से एंड डोमिनेटेड द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ये शायद हो गया राजस्थान। उनका जो साउथ वेस्ट पार्ट है इस पार्ट पे वो डोमिनेटेड करके वो गुइहोल्ड क्लान यहाँ पे बास कर रही थी। वहाँ की जो बापा रावल है उन्होंने मेवाड़ के फाउंडर किए थे। गुइहोल्स रूल्ड फ्रॉम चित्तौर, ये चित्तौर से रूल कर रहे थे टू द टाइम ऑफ रतन सिंह हु वाज आउटस्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह जो मेवाड़ की राजा थी तभी वो चित्तौर से गुइहोल्स जो रूल कर रहे थे और रतन सिंह को वहाँ पे आउस्टेड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद क्या हुआ, चित्तौर देन पास्ड इनटू
द हैंड्स ऑफ द सिसोडियास। उसके बाद चित्तौड़ और रतन सिंह के कैप्चर होने के बाद, आउस्टेड होने के बाद चित्तौड़ सिसोदिया के हैंड में चला गया। हु हैड बीन फ्यूडेटरी ऑफ गुहिल्स, तो गुहिल्स की फ्यूडेटरी थी सिसोडियास, तो उसके हैंड में चित्तौड़ चला गया। 14th एंड 15th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, राव लखा एंड मोकल ये दोनों मेवाड़ में मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ राजस्थान बन के उभर कर आए। तो राणा कुंभा जो थे 1433 से लेकर 68 तक उन्होंने राज किया। रेस्ट इट टू द स्टाटस ऑफ वेरी पावरफुल स्टेट, तो धीरे धीरे वो जो मेवाड़ की एरिया थी उसको एक पावरफुल स्टेट की तरह उन्होंने उसको रेज किया। उन्होंने बूंदी, कोथा एंड दुंगापुर जो कि गुजरात बॉर्डर में प्रेजेंट था, इस सब एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। उनके जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गुजरात, मालवा, मेवाड़ ये जो तीनों एरिया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ बने रहते थे। ही स्ट्रांगली रेजिस्टेड मोहम्मद खालजी with the exception of some of the outlying areas such as राथाम्बोर। राथाम्बोर को छोड़ के जो मोहम्मद खिलजी को उन्होंने स्ट्रांगली रेजिस्टेंट किया था, राणा कुंभा जो थे। ही वॉज ए पैट्रन ऑफ लॉर्डमैन एंड वॉज हिमसेल्फ ए लॉर्डमैन, वो खुद एक ज्ञानी व्यक्ति थे और ज्ञानी व्यक्तियों को भी पैट्रन कर रहे थे। बहुत सारे बुक्स भी उन्होंने कंपोज किया था। वो एक एंथुसियास्टिक बिल्डर भी थे। जो एग्जाम्पल है कि विक्ट्री टावर जो कि कीर्ति स्तंभ के नाम पे जाना जाता है, उन्होंने बिल्ड किया था। डॉग सेवरल लेक्स, बहुत सारे लेक्स उन्होंने डॉग किया था। और रिजर्वायर्स भी डॉग किया था, मतलब खुदाई की थी, जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए था। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल भी बिल्ड किया था। उस टेम्पल पे आर्ट ऑफ स्टोन कटिंग, स्कल्पचर ये सब बहुत ही हाई लेवल पे हो रहा था। उन्होंने अपने सन जो कि थे उडा, उनको ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन, उनके जो पुत्र थे उडा, उनके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्होंने मर्डर कर दिया था उडा उनके पापा को, टू गेन द थ्रोन को गेन करने के लिए वो उनको मार दिए थे। तो कुछ दिन रूल करने के बाद उडा को भी आउस्टेड कर दिया गया था। राणा सांगा जो कि ग्रैंडसन ऑफ कुंभा थे, वो अपने थ्रोन को असेंडेड करते हैं मेवाड़ को 1508 में। रैपिड इंटरनल इंटीग्रेशन, तभी मालवा की रैपिड डिसइंटीग्रेशन होने लगी। 1517 में एक बैटल हुआ था जहाँ पे राणा डिफीटेड मोहम्मद टू जो कि मालवा के रूलर थे, उनके रूलर को डिफीट किया था। देन ईस्टर्न मालवा, चंदेरी ये सब राणा के अंडर आ गए थे। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ मालवा अलार्म द लोधी रूलर्स ऑफ दिल्ली, जो मालवा की जो डेवलपमेंट हो रही थी, ये सब लोधी रूलर्स जो थे, लोधी रूलर्स जो बन के आए थे तब, नई नई लोधी रूलर्स डेवलप हो रही थी, कहीं ना कहीं उनको अलार्मिंग हो रही थी। मतलब उनको कहीं ना कहीं चेतावनी मिल रही थी कि मालवा बहुत डेवलप हो रहा है। द लोधी रूलर वहाँ तब थे इब्राहिम लोधी, जो कि मेवाड़ को इन्वेड किए थे, लेकिन वहाँ से उनको एक वहाँ पे जो बट सफर्ड ए शार्प रिवर्स एट द हैंड्स ऑफ राणा सांगा एट कटौली। राणा सांगा जो थे मेवाड़ की राजा थे तब, कटौली में उनको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की सामना करना पड़ा। इब्राहिम withdrew in order to consolidate its internal position, तो उस रेजिस्टेंट को वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, जिसके वजह से इब्राहिम वहाँ से विथड्रॉ कर लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राणा सांगा बाबर को इनवाइट किए उसके दौरान कि नॉकिंग द गेट्स ऑफ इंडिया, तभी बाबर अंदर घुसने चाह रहे थे, तो तभी वो भी पावरफुल कहीं ना कहीं हो रहे थे। तो तभी क्या हुआ, राणा सांगा ने उनको अप्रोच किया कि आकर इब्राहिम लोदी को डिफीट करे। तो तभी बाबर आने के बाद किस तरह से मुगल किंगडम शुरू होता है, तब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी जो किस तरह की नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट प्रोविंसेस, डिफरेंट स्टेट्स स्ट्रगल कर रही थी पावर के लिए। तो अभी ख़त्म होती है। जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे सायद डिनास्टी और सरकीस डिनास्टी, लोधी डिनास्टी किस तरह से राइज हो रही थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।